हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में जो हमारे पास प्रायिकता से जो एक्सरसाइज है 16.2 उसके जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने जा रहे हैं। और पिछली क्लासेस के वीडियो में हमने प्रायिकता का गुणन नियम और जो एक्सरसाइज 16.2 है उसके क्वेश्चन 1 से लेके हमने 5 तक पढ़े थे। आज हम उससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 आता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेरे YouTube चैनल से आज पहली बार जो जुड़ रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार मेरी जो क्लासेज है, मैथ्स की क्लासेज है, वो मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? हमें कहा गया है एक पासे को 3 बार उछाला है। एक पासा है, 3 बार उछालते हैं। यदि मैं कहूं आपको कि यदि मेरे पास एक पासा है, एक पासे को यदि मैं एक ही बार उछालूं तो हम देखते हैं कि उसमें जो प्रतिदिश समिष्ट है वो कितने आते हैं? 6 आते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यदि एक पासा है उसको यदि मैं 2 बार उछालता हूं तो उसके प्रतिदिश समिष्ट कितने आते हैं? 6 गुणा 6 36 आते हैं। अब हमारे पास कहा गया है कि एक पासा है, उस पासे को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। तो उसके प्रतिदिश समिष्ट क्या हो जाएंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब कितना हो चुका है? 216। उसके बाद में कहा है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे कि दिया गया है एक पासे को 3 बार उछालने पर प्रतिदिश समिष्ट, यदि एक पासे को हम 3 बार उछालते हैं तो उसका प्रतिदिश समिष्ट आता है हमारे पास 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब आ चुका है 216। ठीक है। अब कहा गया है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो, हम देखते हैं कि एक पासा उछालते हैं तो एक पासे को एक बार उछालने पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और क्या आता है? 6 आता है। विषम को यदि मैं ओड से लिखूं, ओ से लिखता हूं, और सम को यदि मैं इवन से लिखता हूं, तो हमारे पास यहां से हम देखते हैं कि 3 संख्याएं ओड है, 3 संख्याएं हमारे पास क्या है? इवन, और 3 विषम है और 3 कैसी है? सम। अब कहा गया है कि कम से कम एक बार विषम संख्या। अब देखो, यदि मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है तो जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ये कोई 3 बार मैंने पासे को उछाला, कोई भी पासा है, जैसे अक्स 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 से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरे पास पास है। इन पासों को मैं उछालता हूं तो यहां और यहां और यहां, यदि मेरे पास इन तीनों में से एक बार कोई विषम संख्या आती है, या तीनों पर आती हो या 2 जगह आती हो, तो मुझे उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। मुझे उसकी क्या ज्ञात करनी है? प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तभी वो बात होगी कि कम से कम एक बार क्या है? विषम संख्या है, तभी ये बात बनती है। परंतु यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास, मैं इस प्रकार से भी हल कर सकता हूं कि यदि मेरे पास यहाँ तीनों जो जगह है, यदि इन तीनों जगह मेरे पास सम संख्या प्राप्त हो जाए और उस सम संख्या की प्रोबेबिलिटी को यदि मैं 1 से घटा देता हूं, किससे घटा देता हूं? 1 से। यदि 1 से घटा देते हैं तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? कम से कम एक बार किसकी आएगी? प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने की। किसकी प्रोबेबिलिटी? कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां से हम कहें एक पासे को, चूंकि एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, अगर सम संख्या आने की प्रायिकता देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई का मतलब है इवन, और वह आ जाएगी 1/2। एक बार उछाला 1/2। सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, या मैं कहूं विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम की तो हमें ज्ञात ही नहीं करनी है, या सम नहीं आने की प्रायिकता, सम नहीं आने की प्रायिकता। अगर हम सम नहीं आने की प्रायिकता देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? ई बार, वह इक्वल होगा 1 - 1/2, और ये इक्वल आ चुका है 1/2।
अब हम कहेंगे कि इसीलिए कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक पासा है, उस पासे को यदि मैं 3 बार उछालता हूं तो उन तीनों उछालों में कम से कम एक बार मेरे पास क्या आनी चाहिए? विषम संख्या आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1, इसमें से यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं कि तीनों बार ही हमारे पास क्या जाए, सम आ जाए, यही ऑप्शन बचता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो प्रतिदिन समिश्र में जो संख्याएं बनेंगी उनमें सब में क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगी। तो यहां से मैं लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहला में E1 आया, दूसरे में E1 आया और तीसरे में भी क्या आया? E1 आया। ठीक है, यदि मैं इनकी प्रायिकता निकालते हैं उछालने पर तो 1 माइनस E1 सम नहीं आने की, मतलब सम नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस, हम देख रहे हैं कि ये घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या आ चुका है? 1/2 यहाँ से, और 1 माइनस क्या आ चुका है यहाँ से? 1/8, और आंसर आ चुका है 7/8। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो चुका है? 6 हल हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। 52 ताश की एक गड्डी है, उसमें से हमारे पास क्या है? एक गड्डी है, उसमें से बिना प्रतिस्थापन, मतलब हम पुनः यदि हम पत्ता जो निकालते हैं उसको पुनः उस गड्डी के ताश की गड्डी में हम रख नहीं रहे। 2 पत्ते निकाले गए हैं, उनमें से 2 पत्ते निकालते हैं। पहला पत्ता निकाला वो गड्डी में नहीं रखा, दूसरा पत्ता निकाला वो भी उस ताश की गड्डी में नहीं रखा। दोनों पत्तों के काले रंग के होने क्या निकालनी है? प्रायिकता। हमें पता है कि ताश की गड्डी में कितनी संख्या होती है पत्तों की? 52। काले रंग की कितनी संख्या होती है? 26। तो पहला पत्ते के काले होने की संभावना प्रायिकता क्या हो जाएगी? 26/52। तब उसी से हल करने क्या करते हैं कोशिश। तो क्वेश्चन नंबर है 7। यदि हम बात करें, मैं कहूं 52 ताश के पत्तों में काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। तो हम कहेंगे कि इसीलिए पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 26/52। अब जो पत्ता हमने पहला जो निकाल लिया वो वापिस पुनः है उस ताश की गड्डी में नहीं रख रहे, तो यहाँ से हमारे पास अब पत्ता कितना बचेगा? 26 में से एक निकल चुका है, कितना आया? 25, और टोटल थे 52, और 52 में से भी एक निकल चुका है, तो अब कितने बचे? 51। तो हम कहेंगे कि दूसरे पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो दूसरे पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता कितनी आई? 25/51, क्योंकि अब बच्चे हमारे पास 25 है, टोटल बच्चे हमारे पास 51। ठीक है, तो हम कहेंगे इसलिए 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर बिना प्रतिस्थापन किए निकालने पर काले रंग के होने की प्रायिकता। काले रंग के होने की हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो पहले पत्ते की दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा? 26/52, और गुना क्या आ चुका है? 25/51। इसमें इसका भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार। तो 25 हमारे पास आ चुका है 102। ये उसकी क्या हो चुकी है? प्रायिकता हो चुकी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 2 सिक्कों को उछाला गया है। 2 सिक्के हैं,
उन दोनों सिक्कों को उछाला गया है। यदि एक सिक्के को उछालता हूं तो मुझे पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें कहा गया है दो सिक्के हैं, उनको उछालता हूं तो दो चित, मतलब दोनों सिक्कों को उछालें तो चित आने चाहिए। जबकि यह ज्ञात हो कि कम से कम एक चित आ चुका है, जबकि हमें यह पता हो कि हमारे पास क्या आ चुका है, एक चित आ चुका है। तो ये जो ज्ञात है, ये वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी, सह प्रतिबंध प्रायिकताओं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, फिर से सह प्रतिबंध प्रायिकताओं से ये क्वेश्चन बना है। तो हम इसको सह प्रतिबंध प्रायिकताओं के अनुसार क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो मैं कहूंगा कि दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट हमारे पास यहां से बना क्या क्या आया, या तो हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले देखते हैं घटना ए, जिसके हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या कहा गया है, दो चित आने की प्रायिकता। तो घटना ए है दो चित आने, दो चित आने। तो यहां से मैं देखूं तो दो चित, यहाँ वाली जो कंडीशन है वो कहां बन रही है, ए की जगह बन रही है, और वह आ रही है यहां से एच एच। दूसरी बी घटना जो मुझे ज्ञात है, क्या है, कम से कम एक चित आ चुका है, या मैं कहूं कम से कम एक चित आना। ज्यादा कितनी बार भी आ सकता है, दो बार उछालते तो दो बार भी आ सकता है, परंतु कम से कम एक बार चित जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास घटना बनी वो कौन कौन सी आई, एच एच ये भी हो सकती है, एच टी ये भी हो सकती है, और टी एच ये भी हो सकती है। इन तीनों घटनाओं में कम से कम एक बार चित आ रहा है। अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं। तो दोनों में जो बेनिस्ट भाग है वो कौन कौन सा, यहाँ से एच एच है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से घटना क्या है, एक है, टोटल है 4, 1/4 अनुकूल स्थिति। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो यहाँ से हमारे पास जो अनुकूल स्थितियां है वह है 3, और टोटल है 4, तो 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें तो अनुकूल स्थिति है मेरे पास 1, और हमारे पास टोटल है 4, तो 1/4। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो 3/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 1/3। ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का, और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। तो इनमें हमारे पास 3 प्रायिकता पूछी है इस क्वेश्चन में। पहली है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह है न तो हिंदी और का मतलब इंटरसेक्शन, और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। हमें कहा गया वह तो न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दूसरी प्रायिकता पूछी गई है, तो एक बार इन क्वेश्चन को देखने से पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो कहा गया एक छात्रावास में हिंदी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60%। तो हम यहां से कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि एक छात्रावास में हिंदी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं। यहां से देखें तो विद्यार्थियों का जो परसेंटेज है वह दे रखा है 60%, मतलब 100 में से 60 प्रायिकता है ये। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी का पढ़ रही है तो एच से निरूपित करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आ गया, 60/100। ठीक है, यहां से लिखे तो हमारे पास आता 3/5। ठीक है, दूसरा है अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी,
अंग्रेजी का जो अखबार है वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वह कितने हैं 40%। 40% यहाँ से है। अंग्रेजी के अखबार को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ से आ गया प्रायिकता अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों की 40/100 और यहाँ से आ चुका है 2/5। अब कहा गया है, क्या कहा गया है, दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों अंग्रेजी व हिंदी या हिंदी व अंग्रेजी, कहानी एक ही है, पहले हिंदी लिखा है इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूं। हिंदी व अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो कितने प्रतिशत है मेरे पास, यहां से 20% है। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ रहे हैं तो इनकी प्रायिकताओं कैसे निरूपित करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या आ गया ई, वह आ गया 20 बट्टा क्या आ चुका है 100, मतलब आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, इन तीनों डाटाओं की हमें आवश्यकता होगी। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। हमें प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि वह न तो हिंदी पढ़े और नहीं क्या पढ़े, अंग्रेजी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ न तो हिंदी आ गया, हिंदी नहीं, और कहा गया है तो और में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और न ही अंग्रेजी, न ही अंग्रेजी का क्या आ गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। अब यहाँ हम ऐसे तो हमें कह नहीं सकते कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं दे रखा कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसलिए यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन नियम अप्लाई करते हैं। यदि डी मॉर्गन नियम अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन था, तो यहाँ एच इंटरसेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का क्या हो चुका है, होल बार, और यह इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। ये कहां से आया, डी मॉर्गन नियम से। मैं यहां लिख देता हूं डी मॉर्गन नियम, कौन सा, ये जो बात, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या आ चुका है, ई आ चुका है। सबके हमारे पास डाटा है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है, 3/5, माइनस ई कितना है यहाँ से 2/5, और प्लस यहाँ से ये कितना है 1/5। यहाँ से देखें तो प्लस वाला हमारे पास 5 1 6, 6/5 में से 5/5 घटा रहे हैं, मतलब हमारे पास बचेगा 1/5। तो यह आंसर आ चुका है पहले डाटा का। दूसरा जो डाटा पूछा गया है वह है हमारे पास, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसका अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। ये कैसी प्रायिकता है, वही सह प्रतिबंध प्रायिकता है। पहले से हमें पता चल चुका है कि वह कैसा अखबार पढ़ रही है, अंग्रेजी हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो हमें इंग्लिश का अखबार पढ़ना भी, उसको पढ़ने की उसकी हमें प्रायिकता याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन क्या है, एच, अखबार पढ़ रही है हिंदी का, हमें इंग्लिश का भी अखबार पढ़ने की हमें प्रायिकता उसकी याद करनी है, यही कहा गया। क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन, अब ये डी मॉर्गन नियम हट गया, अपॉन में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। यहाँ से डाटा देखें तो यहाँ से आता है हमारे पास 1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है 3/5, प्रायिकता आ चुकी है 1/3। अब इसका तीसरा भाग मैं यहाँ कर रहा हूँ। तीसरा भाग में क्या पूछा गया है, तीसरे भाग में पूछा गया है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का भी अखबार पढ़ने वाली होने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। अब हमें पहले से पता चल चुका है कि वह अंग्रेजी का अखबार तो पढ़ती ही पढ़ती है, हिंदी का भी वो पढ़े, ऐसी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, एच अपॉन क्या आ चुका है, ई, ये इक्वल होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी से क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है, ई। डाटा पुट करते हैं तो 1/5 अपॉन यहाँ से आया 2/5, आंसर क्या आ चुके हैं 1/2। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर
11 जो 9 है वह भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। जिस बच्चे की भी किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को, बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। एक हमारे पास कोई पुस्तक है तो दो जने हैं, एक ए है एक बी है। ए है वह उस पुस्तक की 90% समस्याओं को हल करता है और बी है वह उस पुस्तक की 70% समस्याओं को हल करता है। इंडिविजुअल करते हैं, अलग अलग स्वतंत्र। कहा गया है पुस्तक से यादृच्छिक चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक बार हल किए जाने की प्रायिकता। कि अब ये कहा गया है कि उस पुस्तक में से यदि मैं एक कोई क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को कम से कम एक बार कोई ना कोई उसको हल करे, तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए हल कर सकता है बी हल नहीं करे, या फिर मैं कहूं कि बी हल कर सकता है ए नहीं करे, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो दोनों के दोनों उस क्वेश्चन को क्या करें, हल करें। तो इनकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ से 10 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो हम कहेंगे कि दिया गया है ए के द्वारा जो समस्या हल की जाती है, ए के द्वारा समस्या हल करना कितनी % समस्या हल करता है, उस पुस्तक की 90%। तो ए की प्रोबेबिलिटी यदि मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या आ चुका है 90/100, या यहाँ से कहें 9/10। और ए द्वारा समस्या हल नहीं होती है, उसकी प्रायिकता क्या आ गई 1 - 9/10 इक्वल टू आ चुका है 1/10। ठीक है, दूसरी बात है बी के द्वारा समस्या हल करना। तो बी के द्वारा जो उस पुस्तक की जो समस्याएं हैं वह है हल कितनी % करता है उस पुस्तक की समस्याओं को 70%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमारे पास आ चुका है यहाँ से 70/100, इसका मतलब है 7/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मतलब है उस पुस्तक की जो समस्या है उनको हल नहीं करता है, आएगा 1 - 7/10 इक्वल टू आ चुका है 3/10। ठीक है, अब कहा गया कि कम से कम एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। तो ये देखो बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया, या तो ए के द्वारा हल हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बार, मतलब ए के द्वारा हल हुआ बी के द्वारा प्लस, या बोला है तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा नहीं बी के द्वारा हो। ए बार का मतलब है ए के द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होगा, बी के द्वारा। उसके बाद में कि वो दोनों ही हल कर दो, दोनों ही जगह क्या कर दें, हल कर दो। तो यहां से देखें तो इनका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी बार, प्लस यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से इनका डाटा रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है यहाँ से हमारे पास 9/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है 3/10, ए बार है 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7/10, ए है हमारे पास 9/10 और इंटू 7/10। कैलकुलेट करते हैं तो 27/100 प्लस 7/100 और प्लस 9 63 बट्टा क्या हो चुका है 100, 63 और 27 हो चुके हैं हमारे पास 90 और ये हो चुका है 7, तो 97/100। ये इसकी क्या आ चुकी है, प्रायिकता आ चुकी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्या कहा गया है कि 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया है। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकताएं 1/2, 1/3, 1/4। 3 विद्यार्थी हैं, उनको एक गणित की प्रॉब्लम दी गई है, समस्या दी गई है। उनको जो उस क्वेश्चन को है हल, उन तीनों विद्यार्थियों के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः हमारे पास दे रखी है, वह है 1/2, 1/3 और 1/4। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, या तो पहला करें या फिर दूसरा करें या फिर तीसरा करें, या पहले 2 करें या फिर अगले 2 करें, या पहला और तीसरा करें,
या फिर तीनों करें, तो इतनी ज्यादा हम प्रायिकता निकालें, इससे अच्छा यह है कि हम एक में से घटा दें। किसको घटा दें? कि तीनों के द्वारा समस्या हल नहीं हो उसको घटा दें और हमारे पास प्रायिकता उसकी आ जाए। तो हम इन तीनों विद्यार्थियों को E1, E2, E3 से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। हम कहेंगे कि दिया गया है पहले विद्यार्थी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता वह है हमारे पास यहाँ से 1/2। 1/ कितनी है? 2 का। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहला विद्यार्थी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1/2 इक्वल टू आ चुका है 1/2। अब हम कहेंगे कि दूसरे विद्यार्थी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता वह है हमारे पास गिवन है 1/3। 1/ कितनी है? 3। तो यहां से मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल आ चुका है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का बार वह आ चुका है 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। अगला है कि तीसरे विद्यार्थी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता वह है हमारे पास गिवन है 1/4। तो यहां से लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल वह आ गई 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का बार वह आ चुकी है 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब कहा गया है कि इसीलिए कम से कम एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ठीक है, तो वह होगी क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा E1 का बार, E2 का बार और E3 का बार। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के द्वारा वो समस्या हल नहीं होती है, वह हम यदि एक में से घटा दें तो जो बाकी बची प्रायिकता है वह क्या है कि एक किसी न किसी के द्वारा वह समस्या क्या की जाएगी, हल की जाएगी। तो यहां से आता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार। डाटा रखते हैं तो 1 माइनस यहां से आता है 1/2 गुणा 2/3 और गुणा 3/4 कैंसिल। यहां से आंसर आया हमारे पास 3/4। इसी के साथ क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है एक थैले में 5 सफेद और 3 काले गेंद हैं। थैले में से 4 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन, वापिस हम उनको पुट नहीं कर रहे, बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। इन गेंदों के एकांतरत मतलब एक को छोड़ के एकांतरत विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो रही है हमारे पास 12 की बात। हम कहेंगे दिया गया है एक थैले में 5 हमारे पास यहां से सफेद और 3 काली गेंद, ठीक है। अब कहानी है, कहा गया है इन गेंदों के एकांतरत का मतलब है हमारे पास, और गेंद कितनी निकाल रहे हैं थैले में से 4, एकांतरत विभिन्न रंगों के, एकांतरत का मतलब एक को छोड़ के। तो हम कहेंगे कि 4 गेंदों को एकांतरत विभिन्न रंगों के होने की संभावना,
कौन कौन सी बनती है, या तो मैं कहूं कि पहली गेंद व्हाइट हो तो व्हाइट को मैं W1 से लिख रहा हूं, तो पहली गेंद व्हाइट है तो दूसरी क्या होगी ब्लैक, तो B1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अगली क्या आएगी वापिस व्हाइट, तो इसको W2 से लिख रहे हैं। अगली क्या आएगी ब्लैक, तो B2 से लिख रहे हैं। या तो हमारे पास ये हो सकता है, या मैं कहूं मेरे पास कैसे हो सकता है कि पहली गेंद है वो ब्लैक आए, दूसरी गेंद व्हाइट आए, फिर तीसरी गेंद फिर से ब्लैक आए जिसको मैं B2 से लिख रहा हूं, और चौथी गेंद फिर से हमारे पास व्हाइट आए जिसको हम किससे लिख रहे हैं W2 से। तो हमारे पास ये दो संभावनाएं बनी। अब इन दोनों संभावनाओं की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं कहता हूं कि इसीलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 B1 W2 B2, ठीक है। प्रायिकताएं देखें तो प्रायिकताएं देखें तो हमारे पास आती है यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। अब देखो यहाँ से हम इनकी प्रायिकताएं याद करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, सबसे पहले W1 पहली गेंद व्हाइट है, इसका मतलब हमारे पास व्हाइट की अनुकूल स्थितियां कितनी है 5, कुल स्थितियां कितनी है 8, तो 5/8। अब ये गेंद निकल चुकी है, अब गेंद कितनी बची हमारे पास 5, 3 थी, अब गेंद बची है 4 और कितनी बची 3। अब अगली गेंद कौन सी है ब्लैक, ब्लैक की अनुकूल स्थितियां कितनी है 3, टोटल कितनी है 7, तो इंटू में क्या हो चुका है 3/7 गुणा अगली गेंद कैसी है व्हाइट, अब गेंद कितनी बची निकलने के बाद में 4 और कितनी बची 2, अब व्हाइट कितनी है 4, अनुकूल स्थितियां कितनी बची 6, क्योंकि प्रतिस्थापन कर नहीं रहे इसलिए, ठीक है। अब व्हाइट निकल चुकी है, अब हमारे पास 3 और 2, अगली गेंद कौन सी है ब्लैक, ब्लैक की अनुकूल स्थितियां कितनी है 2, टोटल है हमारे पास 5, तो 2 क्या आ चुका है 5, 8 से क्या हुआ 8 कैंसिल, यहाँ इसमें भाग 2, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास प्रायिकता आई 1/14। अगले की बात करते हैं, अगले की कौन से की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास कौन कौन सी है B1 W1 B2 और W2। प्रायिकता क्या जाएंगी यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। यहाँ से यदि मैं प्रायिकताओं देखूं तो इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो 5 और कितनी गेंदें हैं 3, पहली गेंद के ब्लैक होने की, पहली गेंद के ब्लैक होने, ब्लैक की अनुकूल स्थितियां कितनी है 3, टोटल है 8, यहाँ से आई 3/प्रायिकता 8 और गुणा, अब एक गेंद निकल चुकी है तो यहाँ 5 और क्या बचा 2, अगली गेंद कैसी है व्हाइट, व्हाइट के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 7, तो यहाँ आ चुकी है 5/7। अगले के लिए देखें तो अब व्हाइट निकल चुकी है तो 4 और क्या बचा 2, यहां से देखें तो ब्लैक कितनी है, ब्लैक के लिए निकालनी है, ब्लैक है 2, टोटल है कितनी 6, तो यहां से हो चुका है 2/6 गुणा, अब क्या बचा यहां से 3 और 4 और 1, ब्लैक के लिए निकाली थी तो 4 और क्या हुआ 1। अब यहां से व्हाइट के लिए निकालनी है तो व्हाइट कितनी है 4 और टोटल कितनी है 5, तो 4 क्या आ चुका है 5, 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 का भाग गया इसमें 2, यहाँ से आ चुका है 1/4। तो हम कहेंगे कि जो हमसे प्रायिकताएं पूछी गई है किसकी पूछी गई है कि दो, यहाँ से पूछा गया है हमसे, यह पूछा गया है कि इन गेंदों के एकांतरक विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि 4, इसलिए चारों गेंदों के एकांतरण विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी प्रायिकता, यहां से देखें तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 B1 W2 B2 प्लस यहां से क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 W1 B2 W2 क्या क्या है यहाँ से 1/14 प्लस 1/14 मतलब 2/14, ये आ चुका है 1/7। तो ये हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 13, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का जिसको हम हल करने जा रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 13। एक विशेष रोग को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल किए जाने की प्रायिकता है। ठीक है, तो हमारे पास स्वतंत्र रूप से हल हो रहे हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है, उनमें से तथ्य कोई एक समस्या हल कर देता है, ये हमें दोनों प्रायिकताएं ज्ञात करनी। मैं कहूंगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो वह गिवन है। कितना दे रखा है कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, वह गिवन है यहाँ से 1/2। तो ए के द्वारा समस्या हल नहीं करने के प्रायिकता ए बार, तो 1 - 1/2 इक्वल टू हो चुका है 1/2। दूसरा है बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। यदि बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता देखें तो वह हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वह गिवन कितना है 1/3। तो बी के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 - 1/3 इक्वल टू आ चुका है 2/3। पहली बात क्या की गई है कि समस्या हल होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, चाहे ए के द्वारा करो चाहे बी के द्वारा करो या दोनों करो। ठीक है, तो समस्या हल होने की प्रायिकता, यदि मैं समस्या हल होने की प्रायिकता देखूं तो मैं ये कह सकता हूं या तो ए के द्वारा की जाए या बी के द्वारा की जाए या फिर ए और बी दोनों के द्वारा की जाए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार ए के द्वारा की गई, बी के द्वारा नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बी के द्वारा नहीं, ए के द्वारा बी के ए के द्वारा नहीं, बी के द्वारा की गई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कि ए और बी दोनों के द्वारा उस समस्या को हल कर लिया है। यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्यों आया ऐसा? क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस यहां से आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि मैं यहां से डाटा रखता हूं इनका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। हल करते हैं तो 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यही आया हमारे पास। यहाँ से इसको हल करते हैं तो 4 बट्टा क्या आ चुका है 6 और आंसर आ चुका है 2/3। तो हमारे पास उस समस्या को चाहे किसी के द्वारा भी हल की जाए उसको हल करने की प्रायिकता क्या आ गई 2/3। अब इसका जो सेकंड है उनमें कहा गया है कि उनमें से तथ्यत कोई एक समस्या का हल करता है। तथ्यत उनमें से कोई क्या करता है, एक के द्वारा समस्या का क्या आता है हल किया जाता है। तो इसके सेकंड को देखते हैं। तथ्यत एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, उन दोनों में से किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। इसका मतलब यदि पहली बार ए द्वारा हल किया जाता है तो बी नहीं करता है, और प्लस ए नहीं करता है तो अब कौन करेगा, बी करेगा। तथ्यत एक, दोनों में से कोई एक कर रहा है, दोनों की बात नहीं हो। यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें तो हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। यहां से देखें 2/6 प्लस 1/6, यहां से आ चुका है 3/6 और प्रायिकता यहाँ आ चुकी है 1/2। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाला जो टॉपिक है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेज जो थ्योरम है उसको पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कंटिन्यू मेरी क्लास से जुड़िए रहिए। धन्यवाद।